नमस्कार। स्मार्टफोन नेशन में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में उपलब्ध है। इस हिंदी संस्करण में डिक्सन बनेंगे उत्सव की आवाज और रिद्धि बनेंगी निवेदिता की आवाज। अगर आप 90 के दशक में बड़े हुए हैं तो आपको बॉलीवुड की एक फिल्म का वो मशहूर सीन याद होगा जो भारत की कानूनी प्रणाली की स्थिति को संक्षेप में बताता है। फिल्म दामिनी में कानूनी व्यवस्था से निराश वकील सनी देओल गुस्से में भावुक होकर चिल्लाते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, पर इंसाफ नहीं मिला। जिसका मतलब है मामला बस अगली सुनवाई पर धकेल दिया जाता है, पर इंसाफ नहीं होता। न्यायिक प्रणाली के बारे में हमारी यही धारणा है और ये पूरी तरह से निराधार नहीं है। हालांकि तकनीक की बदौलत चीजें बदल रही हैं। अदालतों में वर्षों तक मुकदमेबाजी करने की बजाय ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और भारत के नेक्स्ट हाफ बिलियन को सबसे अधिक लाभ होगा। द नेक्स्ट हाफ बिलियन और द NHB इस पॉडकास्ट का मूल है। वे भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की दूसरी बड़ी लहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें नेक्स्ट कहते हैं। हम उन्हें पहली बार इंटरनेट का उपयोग करने वाले 500 मिलियन लोगों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो 2018 से 2022 तक 5 वर्षों में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन आए हैं। जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से वे मुख्य रूप से भारत के आय वितरण के निचले 60% से हैं। वे ब्यूटी सैलून और किराना दुकानों जैसे छोटे व्यवसायों के मालिक हैं और ब्लू कॉलर श्रमिक, घरेलू कामगार, सुरक्षा गार्ड आदि भी हैं। वे टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा आराम का निर्माण कर रहे हैं और एक महत्वाकांक्षी भारत की हलचल और महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा नाम निवेदिता है। मैं एक एक्स इंजीनियर, कॉमेडियन और राइटर हूँ। और मैं हूँ उत्सव, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं एक एक्स इंजीनियर, मार्केट रिसर्चर, ट्रैवलर और पॉडकास्टर हूँ। और आप सुन रहे हैं स्मार्टफोन नेशन, कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन ऑनलाइन अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी ने कैसे हमें केसेस के तेजी से समाधान और न्याय के तेज एक्सेस तक पहुंचाया है। तो उत्सव, क्या तुम्हारे परिवार में ऐसा कोई लीगल केस है जो तारीख पे तारीख सिंड्रोम से पीड़ित है? शुक्र है ऐसा कोई केस तो नहीं, पर एक विवादित पैतृक संपत्ति है और अलग अलग पक्ष एक दूसरे को कानूनी नोटिस भेजते रहते हैं। ये सिलसिला कम से कम कुछ दशकों से तो चल रहा है। ये तो बहुत बुरी बात है। मैं तो कोर्ट केस से दूर रहने के लिए जो भी मेरे बस में है वो करूंगी। मैं तुम्हें इस धरती पर रहने वाले सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक के कुछ शब्द याद दिलाऊं। उनके शब्द मर्फी के नियम, मर्फीज लॉ के रूप में अमर हो गए हैं। जो गलत होना है वो होकर रहेगा, वो भी सबसे बुरे वक्त पर। वाह, तुम तो बड़ी पॉजिटिव बातें करते हो। है ना? मैं वो सकारात्मकता हूं जिसकी दुनिया को जरूरत है। पर सीरियसली कहूं, बहुत सारे अदालती मामलों में आप खुद को उलझा हुआ पाते हैं। या तो आपके खिलाफ कोई मामला दायर हो जाता है या आप पैतृक संपत्ति विवाद में फंस जाते हैं। हो सकता है कि इसकी शुरुआत आपके माता पिता की पीढ़ी से हुई हो, लेकिन संभावना है कि आप उनके लिए लड़ेंगे। और वास्तव में ऐसा कौन चाहता है? ये सुनकर मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, पर तुम मुझे अदालती मामले से दूर भागने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। उदाहरण के लिए 2022 में सभी प्रकार और सभी स्तरों पर लंबित मामलों की कुल संख्या बढ़कर 5 करोड़ हो गई, जिसमें जिला और उच्च न्यायालयों में 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित 1,59,000 से अधिक अदालती मामले शामिल हैं। और ये सिर्फ केस दायर करने वाले लोगों का डेटा है। शिल्पा कुमार को इस बारे में बात करते हुए सुनते हैं। दरअसल अदालतों में लगने वाला वक्त बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से लागत, मेरा मतलब है समाधान ना पाने की लागत ज्यादा है, और ऊपर से अदालत प्रणाली से गुजरने की लागत भी बहुत ज्यादा है और कभी कभी केसेस कई सालों तक अदालतों में लटके रहते हैं। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि लोग शायद इसीलिए दावे दायर नहीं करते कि उनके केसेस उतनी लागत के लायक नहीं है, और हम अक्सर देखते हैं जब ऐसा होता है तो वास्तव में वो लोग ही असंगत रूप से प्रभावित होते हैं जो वक्त और पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं होते। और निश्चित रूप से इसका मतलब है कि मानव लागत ज्यादा है और NHB असंगत रूप से प्रभावित होता है।
मैं समझ सकता हूं कि एनएचबी मामले क्यों दर्ज नहीं करना चाहेगा, पर हालात अभी भी काफी गंभीर हैं। किस्सों के तौर पर भी हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो इन केसेस को लड़ रहे हैं, और भले ही दशकों से चल रहे केसेस निश्चित रूप से अतीत की बात नहीं है, चीजें अब बदल रही हैं। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम ODR एक ऐसी प्रणाली है जो पार्टियों के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। ODR का इस्तेमाल छोटे और मध्यम मूल्य के केसेस के लिए किया जाता है। इसमें मध्यस्थता और सुलह जैसी टेक्निक्स शामिल हैं। ठीक है, पर टेक्नोलॉजी का यहाँ क्या काम? क्या दोनों पक्षों को सुनने और फिर फैसला सुनाने के लिए न्यायाधीश की जरूरत नहीं होती? तो तुम और मैं इस पर चर्चा करने की बजाय सागर से सुनते हैं। सागर एक वकील हैं जो ज्यादातर बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमे लड़ते हैं। उन्होंने हाल ही में अपने क्लाइंट के लिए समाधान खोजने के लिए ODR का इस्तेमाल किया था। तो मेरे पास एक केस था जिसमें मेरे क्लाइंट का एक भारतीय पार्टी के साथ विवाद था। मेरा क्लाइंट एक विदेशी पार्टी था और उसका दिल्ली स्थित भारतीय पार्टी के साथ विवाद था। और आपको आइडिया देने के लिए, विवाद मुख्य रूप से एक उत्पाद के संबंध में था जिसे मेरी विदेशी पार्टी को भारतीय ग्राहक से खरीदना था। और ये कोविड के दौरान की यानी 2020 की बात है। और उस विशेष उत्पाद के निर्यात पर तभी बहुत सारे सरकारी प्रतिबंध लगाए गए थे, जो कि वो कच्चा माल था जिसका उपयोग फेस मास्क, मेडिकल फेस मास्क बनाने में किया जाता है। और उसकी 2020 में कोविड की वजह से काफी ऊंची मांग थी और इसलिए पार्टियों के बीच विवाद हो गया, क्योंकि मेरे ग्राहक को सामान की अर्जेंट जरूरत थी और भारत सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। इसलिए भारतीय कंपनी उस टाइम फ्रेम में उत्पाद निर्यात करने में सक्षम नहीं थी जो मेरे क्लाइंट के लिए जरूरी था, और इसलिए उनकी बहुत बड़ी रकम भारत में फंसी हुई थी, क्योंकि पूरा लेन देन एडवांस पेमेंट पर आधारित था। और भारतीय पार्टी इस मामले को निपटाने के बजाय बहाने कर रही थी कि हमारा माल तो बन चुका है, हमें काफी नुकसान हो गया है वगैरह। ऐसा लगता है कि इसमें दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है। विदेशी पार्टी को अपने पैसे वापस मांगने का हक है और भारतीय पार्टी को ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि अंतिम उत्पाद वितरित करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। सही कहा तुमने। और जैसा हम सोचते हैं वैसे यही मामला अदालतों में बहस करने से अलग हो जाता है। यहाँ ये दोनों पार्टियां नियमित रूप से कारोबार करती हैं और अदालत में लड़ने की बजाय दोनों एक ही स्थिति को अलग अलग नजरिए से देख रही हैं। इसलिए इस तरह के मुश्किल हालातों को हल करने के लिए नुआंस्ड अप्रोच की जरूरत होती है। बिल्कुल, कानूनी भाषा में इसे ही सुलह और मध्यस्थता कहा जाता है, पर इसमें दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता के लिए एक निष्पक्ष तीसरे पक्ष की जरूरत पड़ती है। और चूंकि ये कोई आपराधिक मामला नहीं है बल्कि एक व्यावसायिक विवाद है, तो इसके लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म आसान है। ओहो, तुम तो बहुत आगे हो। 2015 के कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के तहत पार्टियों के लिए मध्यस्थता सत्र से गुजरना अनिवार्य है, पर यहाँ एक मुश्किल थी जिसके बारे में सागर बताएंगे। तो यहाँ मुश्किल ये थी कि मेरा क्लाइंट एक विदेशी क्लाइंट होने के नाते फिजिकल तरीके से मध्यस्थता की संभावना ना के बराबर थी। इसलिए मुंबई उच्च न्यायालय में मध्यस्थता केंद्र ने हमारी मध्यस्थता संस्था के रूप में प्रिजॉल्व को नियुक्त किया, और निश्चित रूप से प्रिजॉल्व 360 ने हमारे मध्यस्थ को भी नियुक्त किया, और दोनों पार्टियां मध्यस्थता के माध्यम से अपने मुद्दों को बहुत कुशलतापूर्वक और शीघ्रता से निपटा सकी। मेरा मतलब है, सिर्फ 3 सिटिंग्स में पार्टियां निष्कर्ष पर पहुंची और विवाद को निपटाया गया, और मेरे क्लाइंट को भी वह राशि मिल गई जो उनकी बकाया थी। तो मेरा मतलब है, ऐसी स्थिति या परिदृश्य में जहां पार्टियां या डिस्प्यूटेंट्स अलग अलग जगहों से होते हैं और मध्यस्थ कहीं और से नियुक्त किया जाता है, वहां ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म वास्तव में अच्छी तरह और कुशलता से काम करते हैं। एक सेकेंड रुको, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये प्रीसॉल्व 360 क्या है और ये मध्यस्थ कौन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं?
प्रीसॉल्व 360 एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्लेटफॉर्म है जो लगभग शून्य लागत पर कमर्शियल डिस्प्यूट्स का समाधान करता है। हमने प्लेटफॉर्म के 3 को-फाउंडर्स में से एक निमित शाह से बात की। वो वास्तव में एक वकील नहीं बल्कि सीए और सीएफए हैं, जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान काफी व्यावसायिक विवाद देखे हैं, पर हकीकत में किसी मूवी सीन के अनुरूप एक व्यक्तिगत अनुभव से उन्हें प्रीसॉल्व 360 शुरू करने का ख्याल आया। तो हमारे लिए टिपिंग पॉइंट ये था कि हमने सुप्रीम कोर्ट जीत लिया। तो हम 3 को-फाउंडर्स हैं, भाविन, अमन और मैं। तो हम भाविन के फादर के व्यावसायिक मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए, जो लगभग 29 साल से चल रहा था। तब हमारी उम्र उस विवाद से भी छोटी थी और वहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने भाविन को बुलाया और खुली अदालत में उनसे कहा कि मुकदमा शुरू आपके पिता ने किया था और इसे खत्म आपका बेटा करेगा। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच पर ही हमारे लिए यूरेका मोमेंट आया और हमें एहसास हुआ कि हमें अब नौकरी नहीं करनी है और हमें जिंदगी भर यही करना है। हम ऐसे समाधान बनाना चाहते हैं जो विवाद समाधान को ज्यादा सुलभ, ज्यादा निर्बाध और ज्यादा किफायती बनाए। वाह, सोचो, अपने से भी ज्यादा उम्र के मामले की सुनवाई में हिस्सा लेना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपका नजरिया बदल गया। ओह, कहानी तो और बेहतर हो गई। ये तीनों को-फाउंडर्स वास्तव में एक दूसरे को पहले से ही हाई स्कूल के दिनों से ही जानते थे, जबकि 2 को-फाउंडर्स भाविन शाह और अमन संघवी तो एक दूसरे को हमेशा से जानते थे। ये ऐसी कहानी है जो हर किसी का सपना होता है, अपने दोस्तों के साथ एक कंपनी शुरू करना। अगर प्रीसॉल्व टीम इतनी कठिन समस्या पर काम नहीं कर रही होती तो मुझे उनसे बहुत ज्यादा ईर्ष्याएं होती, क्योंकि मुकदमेबाजी लागत और अदालती फीस के रूप में न केवल वित्तीय लागत है बल्कि मानवीय लागत भी होती है। मुझे तुम्हारा इशारा समझ आ गया है, पर इस बारे में और बताओ। बताऊंगी, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्मार्टफोन नेशन में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, जरा सोचिए, हर बार जब आपको अदालत में मौजूद होना है तो आपको सारे काम रोककर वहां मौजूद रहना होगा। फिर अदालत के बाहर अपने वकीलों के साथ मामले पर चर्चा करने में भी वक्त जाया होता है, और अगर विवाद काफी बड़ा है तो व्यक्ति बेकार में तनाव से गुजरता है, क्योंकि यह वर्किंग कैपिटल को कई तरीकों से ब्लॉक कर देता है। तुमने बहुत अच्छी बात कही। मैंने हमेशा इसे आपस में लड़ने वाली 2 कंपनियों के नजरिए से ही देखा था, पर हकीकत में हार्ड मास के बने लोग भी इसकी वजह से काफी परेशान होते हैं। अब सुनते हैं नमिता को, जो एक मुकदमेबाज होने का अनुभव बताती है। सूक्ष्म स्तर पर देखा जाए तो जब हम मुकदमों के बारे में बात करते हैं, अगर आप कभी अदालतों में गए हैं तो वो दिन अगले दिन के तनाव से भी ज्यादा तनाव भरा होता है, और आप ये भी जानते हैं कि वो एक ऐसा विवाद जो आपकी जिंदगी बदल देने वाला है। जज को काम के बोझ के कारण शायद 2 या 3 मिनट का वक्त मिलता है, और उनके ये 2-3 मिनट ही ये मूल्यांकन करते हैं कि आपकी बाकी जिंदगी किस तरह गुजरेगी। ये वो असमानता है जिससे हम निपट रहे हैं, और जजेस भी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो पहले से ही बहुत ज्यादा बोझ से दबे हुए हैं। पहले से ही एक बैकलॉग है जिसमें आप बढ़ावा कर रहे हैं, और फिर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है या शुरुआती बिंदु पहले से ही है। आज लगभग 4.5 करोड़ विवाद पीछे है। इसमें आप दिन प्रतिदिन के विवादों को जोड़ रहे हैं, और इन सबके कारण होने वाला तनाव और चिंता का तो हिसाब ही नहीं है, जो उस लागत से कहीं ज्यादा है जिसे हम बेयर करते हैं। नमिता के साथ हमारी बातचीत में उन्होंने बताया कि मुकदमेबाजों के एक सर्वेक्षण में पता चला है कि उनमें से कईयों को शारीरिक समस्याएं हो गई है, विशेष रूप से पीठ दर्द और चिंता। इससे भी बुरी बात यह है कि छोटे से मध्यम विवादों में शामिल लोगों के पास इसके इलाज के संसाधन भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोग इस लड़ाई के शुरू होने से पहले ही इसे हार चुके हैं। सच कहूं तो मैंने मुकदमेबाजी की मानवीय लागत पर कभी विचार नहीं किया, पर अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरे परिवार के सदस्यों के बीच कानूनी नोटिस का आदान प्रदान ही मानसिक रूप से इतना तनाव भरा था, तो दशकों तक अदालत में जाना तो कितना भयानक होगा। और क्योंकि ये एक संपत्ति विवाद है, इसलिए इसे कम नहीं समझा जा सकता, पर यह आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि आपकी आमदनी इस पर निर्भर नहीं करती।
पर सोचिए, अगर आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज या MSME है, तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती पेमेंट्स का डिले होना है और फिर मुकदमेबाजी करने, कानून फीस में पैसा खर्च करने और किसी दिन उस पेमेंट की रिकवरी की आस में जीने की कल्पना कीजिए। ब्लॉक हो जाने वाले वर्किंग कैपिटल की भारी मात्रा ही कितना बड़ा नुकसान करती है। यह अनुमान लगाया गया है कि विवाद समाधान में देरी से भारत को अपने GDP का 1% तक नुकसान उठाना पड़ता है। 1%? ये तो बहुत ज्यादा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नमिता और उनके को-फाउंडर्स ने सोचा कि इस समस्या का हल निकालना ही चाहिए। पर ऑनलाइन विवाद समाधान वास्तव में कैसे काम करता है? मैं नमिता से हमें इस बारे में समझाने को कहूंगी। नहीं, इसी में तो वैकल्पिक तंत्र की शक्ति निहित है। ये एक फिल्टर बनाता है जहां इन विवादों की एक बड़ी मात्रा को मध्यस्थता और नेगोशिएशन जैसे कानूनी तंत्र का उपयोग करके पूरी तरह से अदालत के बाहर सुलझाया जा सकता है, जिसका प्रावधान कानून खुद करता है। और फिर सिर्फ उन्हीं विवादों को अदालत में भेजना पड़ता है जिन्हें अदालत में ही सुलझाया जा सकता है, ताकि कल जब निर्भया जैसा कोई केस हो तो 6-7 साल न लग जाए। ऐसे केसों को वक्त पर निपटाया जा सके और वो MSME जैसे छोटे स्तर के विवादों का भी वक्त पर समाधान निकल पाता है जब दोनों मिलकर काम करें। आज RBI डिजिटल तंत्र के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान के लिए ODR को अनिवार्य कर रहा है। अगर आप अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम को देखें तो उस इकोसिस्टम में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को ऑनलाइन विवाद समाधान द्वारा ही हल किया जाना है। अगर आप ONDC को देखें तो उनके विवादों को भी फिर से केवल ORD द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। अगर आप न्यायपालिका को देखें तो मुख्य न्यायाधीश के स्तर से लेकर देश की विभिन्न अदालतें भी आगे बढ़ी हैं और ODR का उपयोग निर्धारित किया है। वास्तव में वे सभी उन मामलों को मध्यस्थता में संदर्भित करने पर विचार कर रहे हैं जिन्हें ऑनलाइन किया जा सकता है। तो इस तरह अदालतें भी ODR को बढ़ावा दे रही हैं और अदालतें भी एडवोकेट्स को, मुकदमेबाजों को ये समझाने को कह रही है कि भले ही आपका मामला अदालत में है, मध्यस्थता का प्रयास करें, ADR का प्रयास करें, ODR का प्रयास करें, उस लेवल पर भी प्रमोशन हो रहा है। आप RTI के हिसाब से देखें तो आज आवेदन और अपील पूरी तरह से ऑनलाइन की जा सकती है। ये भी ODR ही है। विभिन्न राज्यों में कई रेरास केवल ऑनलाइन शिकायत निवारण कर रहे हैं। अनदर टेक, ये भी ODR ही है। विभिन्न राज्यों में कई RERAS केवल ऑनलाइन शिकायत निवारण कर रहे हैं। ये सब भी ODR ही है। इससे ग्रास रूट लेवल पर भी लोगों को ये समझने में मदद मिल रही है कि उनके पास कुछ बटन के क्लिक से विवादों का समाधान करने के साधन और तंत्र हैं। मुझे नहीं पता था कि पूरे बोर्ड में ऑनलाइन विवाद समाधान पर इतना जोर दिया जा रहा है। और ये बात भी सच है कि भारत में ऐसे लोग कई ज्यादा हैं जो वकीलों से कई ज्यादा टेक्नोलॉजी को एक्सेस करते हैं। पर तब क्या होता है जब दोनों पार्टीज ODR पर सहमत होती हैं? आइए सुनते हैं नमिता का क्या कहना है। हम पार्टियों के बीच संचार का एक चैनल स्थापित करते हैं। हमने उन्हीं तंत्रों को लिया है जो पहले से मौजूद है और जो कानून के माध्यम से ही उपलब्ध है, और इसे ज्यादा सुविधाजनक, सहज और निर्बाध बनाते हैं। अगर आप घर पर बैठे हैं तो घर पर एक विशेष कानूनी रूप से तैयार किया गया नोटिस प्राप्त करने के बजाय आपको इसे पढ़ने के लिए या उसका जवाब ड्राफ्ट करके भेजने के लिए एक वकील को नियुक्त करना होगा। या मान लीजिए, उदाहरण के लिए, लोन डिफॉल्ट के मामले में बैंक जाने के बजाय आपको ये आपके फोन पर ही मिल जाता है। आपकी पसंद की भाषा में आप समझ सकते हैं कि ये क्या कहता है। आप व्हाट्सएप जैसी बुनियादी चीज के साथ उत्तर दे सकते हैं। आपको किसी वकील की भी जरूरत नहीं है। बस जवाब में कहें कि XYZ कारणों से कुछ गलत हुआ है, या आप कुछ रिस्ट्रक्चरिंग चाहते हैं, या आप क्या चाहते हैं या क्या हुआ है, और बैंक उस पर विचार करता है और आप और बैंक आपस में बातचीत करके आगे बढ़ने के लिए एक पुनर्गठन विकल्प पर काम कर सकते हैं। तो प्री-सॉल्व 360 में हम यही करते हैं। हम विवादित पक्षों को शक्ति वापस देते हैं और उनके लिए भाग लेना सुविधाजनक बनाते हैं। पहले तो पार्टिसिपेशन भी एक चुनौती थी। जहां आप डेविड बनाम गोलियत को देखें तो एक पार्टी हमेशा बैकफुट पर होती थी और उसके पास पार्टिसिपेशन के साधन नहीं थे। हम उसमें बराबरी लाना चाहते हैं। हम वहाँ इक्विटी लाना चाहते हैं। आपको बस एक स्मार्टफोन की जरूरत होगी,
वो भी आप इसे 2G या 3G नेटवर्क पर निर्बाध रूप से कर सकते हैं। आपको 4G की भी जरूरत नहीं है। बस पार्टिसिपेट करें और कहे कि आप क्या कहना चाहते हैं और आर्बिट्रेटर उस पर विचार करता है और तदनुसार मध्यस्थ भी उस मामले पर विचार करता है और फिर आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, जो पार्टियों के बीच विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में मदद करता है। यह 2G कनेक्शन पर भी काम करता है। मैं देख सकती हूँ कि ये NHB के लिए इतना उपयोगी क्यों होगा। हाँ, और कुछ 100 रुपए से लेकर करोड़ तक के विवादों को इस प्लेटफॉर्म पर हल किया जा सकता है। प्रीसॉल्व 360 डिजिटल रूप से सुरक्षित वातावरण में प्रशासनिक और टेक्निकल सहायता प्रदान करता है, जहां कानूनी विशेषज्ञ विवादों को सुलझाने में मदद करते हैं। इसकी खूबसूरती ये है कि किसी को इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए कानूनी समझ होना जरूरी नहीं है। शायद इसका वर्णन करने का एक बेहतर तरीका कन्वर्सेशनल लॉ जैसा है। कन्वर्सेशनल लॉ? तुम्हारी बात सही है, पर इन चर्चाओं के अलावा हम प्रीसॉल्व 360 को लेकर सागर का क्या अनुभव रहा, वो सुनते हैं। प्रीसॉल्व 360 ने एक बहुत अच्छे मध्यस्थ की नियुक्ति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो चेन्नई में स्थित था। तो सुनवाई की पूरी प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग, सब कुछ प्रीसॉल्व 360 द्वारा ध्यान में रखा गया था। इसलिए मध्यस्थता में हम जो कहना चाहते थे वो कहना काफी आसान था। फिर दूसरे पक्ष की बात सुनने के बाद मध्यस्थ का निर्णय, ये सब कुछ प्रीसॉल्व 360 द्वारा नियंत्रित किया गया था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि प्रीसॉल्व 360 के साथ ये अनुभव काफी समृद्ध और आसान बन गया। और उनका अनुमान है कि इस विवाद को पारंपरिक चैनलों के माध्यम से हल करने में सालों लग जाते, जबकि प्रीसॉल्व 360 ने इसे सिर्फ 3 सीटिंग्स में हल कर दिया। इस क्षेत्र में अन्य खिलाड़ी हैं, जैसे सिस्को, वेबएक्स और ओपस, जिनका इस्तेमाल अब भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा किया जा रहा है। आइए सागर से प्रीसॉल्व 360 के साथ उनके अनुभव के बारे में सुने। इसमें कम से कम 6 महीने से ज्यादा वक्त लगता, इतना तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंटेशन फिजिकल माध्यम से होता है और उसकी फाइलिंग भी फिजिकल माध्यम से होती है और इसमें काफी वक्त लगता। तो यहाँ हमने अपने दस्तावेजों का ड्राफ्ट तैयार किया और उन्हें मेल जैसे पोर्टल के माध्यम से, प्रीसॉल्व 360 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किया। तो दस्तावेज दाखिल करना भी काफी आसान था। फिर हमने मीटिंग्स निर्धारित की। मीटिंग्स भी ईमेल के माध्यम से निर्धारित की गई और पार्टियां, जैसा कि आप जानते हैं, आसानी से उपलब्ध थी। तो ये काफी कुशल है और मुझे लगता है कि यह त्वरित निर्णय लेने में मदद करता है। यही ऑनलाइन विवाद समाधान है। सुनते हैं न्याय प्रदान करने में ODR के प्रभाव के बारे में शिल्पा कुमार का क्या कहना है। और कभी-कभी पूरी तरह से अलग कॉन्टेक्स्ट लेने से इसे बेहतर तरीके से हासिल करने में मदद मिलती है। और हमने डिजिटल हस्तांतरण के किस्से में देखा है कि डिजिटल हस्तांतरण किस तरह लोगों को सीधा फायदा पहुंचाते हैं, जहां पुरानी प्रणाली को हल करने की कोशिश करने के बजाय काम करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ भी वैसा ही है। तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मामलों का समाधान पाने के लिए टेक्नोलॉजी को इस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जो हम फिलहाल केस के रेजोल्यूशन लाने में जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हें बाईपास कर दे। आज प्रीसॉल्व 360 पर हल किए गए 60% से ज्यादातर विवाद टियर 2 और टियर 3 शहरों से आते हैं, जहां ऐसे लोग रहते हैं जिनके लिए अंग्रेजी दूसरी भाषा भी नहीं है। कुछ ही सालों में हम तारीख पे तारीख से संवादी कानून तक पहुंच गए हैं और इसे स्मार्टफोन ने सक्षम किया है। स्मार्टफोन नेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं उत्सव हूं और मैं निवेदिता हूँ। ये था स्मार्टफोन नेशन। अगले सप्ताह एक और कहानी के लिए जुड़े कि कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन लोग ऑनलाइन अपना भविष्य संवार रहे हैं। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो स्मार्टफोन नेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा Spotify, Apple पॉडकास्ट या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं, वहां हमें रेट और रिव्यू करना ना भूलें। इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप IVM पॉडकास्ट पर या जहां भी आपको अपना पॉडकास्ट मिलता है, वहां स्मार्टफोन नेशन को सुन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में भी उपलब्ध है।
इस सीजन को संभव बनाने के लिए ओमिडियर नेटवर्क इंडिया का विशेष धन्यवाद। यह जानने के लिए कि ONI कैसे साहसी और उद्देश्य संचालित उद्यमियों के साथ साझेदारी करके भारत के अगले आधे अरब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, omidiyarnetwork.in पर जाएं। हमें बताएं कि आप शो के बारे में क्या सोचते हैं। आप हमारे मेजबानों को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। उत्सव को इंस्टाग्राम ID @YVTravel42 पर देखा जा सकता है। आप निवेदिता को इंस्टाग्राम ID @niv.prakasam पर संपर्क कर सकते हैं। आप IVM को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @IVM Podcasts पर फॉलो कर सकते हैं।